गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसका लेक्चर नंबर 4 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक होगा बच्चे रिसिप्ट्स और दूसरा एक्सपेंडिचर, मतलब नंबर 7 और नंबर 8। ठीक है बच्चे, मतलब रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। सबसे पहली बात, रिसिप्ट उसको बोलते हैं जो चीज आपके पास आने वाला है या आ गया है। कहां से? फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, तीनों चीज। मतलब अगर एसेट्स को बेचने से, गुड्स को बेचने से, सर्विसेज को बेचने से, आप समझोगे कि सर्विसेज को कैसे बेचा जाता है। भाई आप होटल में रुकते हैं तो आपको सर्विस मिलती है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको सर्विस मिलती है, बहुत आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सर्विस मिलती है, कहीं आपको गुड्स मिलता है, सामान खरीदते हैं तो गुड्स मिला है, तो कोई सर्विस बेचता है। कोई जैसे आप कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड है, कोई भी कोचिंग में जाते हो वैसे, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब आपको टीचिंग देता है, आप उसको पैसे पे करते हैं। तो ये सारे रिसिप्ट्स होते हैं। आय, रिसिप्ट्स का मतलब होता है आय। ठीक है, आय। तो कहां कहां से आय हो सकता है बच्चे? एसेट्स को बेचने से, गुड्स को बेचने से, सर्विसेज को बेचने से। तो जो पैसा मिल गया है या मिलने वाला है उसको बोला जाता है रिसिप्ट्स। ठीक है ना। रिसिप्ट दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। जरा समझते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलते हैं। वैसा रिसिप्ट जो आप 12 महीना के अंदर उठा लेते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट का डिटेल डिफिनीशन, इससे डिटेल जो मैंने अभी बोला है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। जरा हम इसको पढ़ते हैं और इसको फिर से आपको बताते हैं। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वैसा अमाउंट जिसको आप रिसीव कर लिए हैं, रिसीव करने वाले हैं अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, जरा इसका मतलब समझते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? भाई आपका दुकान है कपड़े का, ठीक है ना, तो कपड़े बेच के जो ऐसा पैसा आए उसको बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। बात समझ गए? कपड़े की दुकान है तो कपड़े बेचकर जो आपका मतलब मेन लाइन बिजनेस से जो इनकम प्राप्त हो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर हो गया? ठीक है ना। से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स आपके लिए क्या है? कपड़ा। कपड़े के दुकानदार है तो गुड्स आपके लिए कपड़ा हो गया। और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब तीनों चीजों को मिला के रेवेन्यू रिसिप्ट बनता है। कौन कौन बच्चा? देखो मैं फिर से बता दूं शॉर्ट में। आप कोई गुड्स बेचते हो, उससे जो पैसा आता है, आप कोई सर्विसेज देते हो, उससे जो पैसा आता है, या आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा रखा है और उससे आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तीन चीज, गुड्स बेचने से जो पैसा आया, सर्विसेज बेचने से जो पैसा आया, फिक्स डिपॉजिट आपने कराया है, चाहे जो इन्वेस्टमेंट करा रखा है, उससे जो इंटरेस्ट आए, ये तीनों चीजों को मिला के जो पैसा होता है उसी को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट को आप दिखाते हैं क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको याद करने वाला चीज है कि रेवेन्यू रिसिप्ट को आप कहां पे दिखाते हो? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। कहां पे बच्चे? बुक्स ऑफ अकाउंट में आप कहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट को दिखाते हो? तो क्लियर याद करना है, ये आपको बॉक्स वाला चीज एकदम लर्न कर लेना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट को आप क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। मतलब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जैसे नमूना हम बता देते, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ इस प्रकार टी शेप अकाउंट होता है, इधर होता है क्रेडिट, इधर होता है डेबिट। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ना, इधर लिखा जाता है। क्लियर हो गया? कहाँ लिखा जाता है? तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका क्रेडिट साइड, दो साइड होता है, टी शेप होता है बच्चे। तो जो दो साइड होता है उसका दाहिने साइड जो लिखा जाता है, मतलब क्रेडिट साइड जो लिखा जाता है, वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में वही चीज जो यहाँ पे लिखा है, देखिए अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों बात होती है। पैसा मिल गया या मिलने वाला है, कहां से? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, या इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, या इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है?
कभी कभी आप पैसा बहुत कमा लेते हो बिजनेस से। मान लो कपड़े की दुकान से बहुत पैसा कमा लिए और उस पैसे को किसी दूसरी कंपनी में शेयर खरीदने में लगा दिए, तो जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा है ना, वो आपको डिविडेंड देगा। अब डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी आपको देता है। जिसे आपने रिलायंस का शेयर खरीदा है, शेयर समझते हैं ना, रिलायंस कंपनी का अपने शेयर में पैसा लगाया है, तो रिलायंस कंपनी जब डिविडेंड देगा ना, वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैसे डिविडेंड होता है? क्या होता है डिविडेंड? रिलायंस जो प्रॉफिट कमाया उसमें से आपने जितना का शेयर खरीदा है उतना का वो डिविडेंड आपको देगा। तो डिविडेंड का डिफिनीशन होता है प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा जाता है। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर कौन होता है? जो कंपनी का शेयर खरीदता है। तो आप एक कपड़े की दुकानदार है, आपके पास बहुत पैसा है, आपने कपड़े की दुकान का जो पैसा है किसी कंपनी के शेयर में लगा दिया है, तो उस कंपनी का आप थोड़ा सा का मालिक हो गए। जितना शेयर, जितना पार्ट आप खरीदे उतना का आप मालिक हो गए। तो वो मालिक बने हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट डायरेक्टली ना मिलके डिविडेंड के रूप में मिलता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया डिविडेंड किसे करते हैं? खैर, अब नहीं भी समझे तो क्लास 12th में शेयर आपको पढ़ना है चैप्टर, वहां पे आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नाम पढ़ लो, नहीं कुछ बुझाता है तो अभी नाम पढ़ लो। ठीक है, उसी तरह शेयर की तरह होता है डिवेंचर। तो किसी चीज का डिवेंचर आप किसी कंपनी का खरीदेंगे ना, तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, शेयर पे आपको डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ आपने किसी पैसे को कहीं लगाया कुछ कमाने के लिए। हो सकता है कि आपने जमीन खरीद लिया, जमीन को भाड़े पे लगा दिया, भाड़े से आपको रेंट मिल रहा है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना? तो समझ गए ना? रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलते हैं? तीन चीज को। सामान बेचने से जो पैसा आया, मतलब गुड्स बेचने से जो पैसा आया, सर्विसेज बेचने से जो पैसा आया, आपने जो इन्वेस्टमेंट या एफडी करा रखा है उससे जो इनकम हुई, ये तीनों पैसे को जोड़ के रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जो रेवेन्यू नेचर का पैसा नहीं हो, मतलब इन सब चीजों से आप पैसा नहीं कमा रहे हो। ठीक है ना? और जो कैपिटल रिसिप्ट होता है आप उसको बैलेंस शीट में दिखाते हो। ठीक है ना? अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है जरा एग्जांपल देख लो, समझ जाओगे। आपने कोई मशीनरी बेच दिया, पैसा आ गया। आपने कोई बिल्डिंग बेच दिया, पैसा आ गया। आपने कोई फर्नीचर बेच दिया, पैसा आ गया। इन्वेस्टमेंट बेच दिया, पैसा आ गया। लोन ले लिया, बैंक से जाके लोन ले लिया, उससे भी आपको पैसा आ गया। तो ये सारा एग्जाम्पल है किसका बाबू? कैपिटल रिसिप्ट का। तो आप समझ गए होंगे कैपिटल रिसिप्ट लॉन्ग टर्म एसेट वाला होता है। लॉन्ग टर्म मतलब एसेट्स को बेच के जो पैसा आता है उसको बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। गुड्स बेच के जो पैसा आता है उसको बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये लॉन्ग टर्म हो गया 12 महीना से ज्यादा वाला, और वो हो गया 12 महीना से कम वाला। ठीक है ना? क्लियर हो गया? क्लियर? अब आते हैं एक्सपेंडिचर में। खर्च। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर उस खर्चे को बोलते हैं जब आप कोई एसेट खरीदते हो, कोई गुड्स खरीदते हो, कोई सर्विसेज खरीदते हो, तो जो पैसा पे करते हो उसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया बच्चा? एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं मैं फिर से बता दूं, जब कभी आप कोई गुड्स खरीदते हो, कोई एसेट्स खरीदते हो, सर्विसेज खरीदते हो, और जो पैसा देते हो ना, वो कहलाता है खर्चा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तीन तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? अभी आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आज वो दिन आ गया है जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं। ठीक है बच्चा? तो आइए समझते हैं तीनों को अलग अलग। समझे? शुरू करते हैं। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उस खर्च को बोलते हैं जब कोई एसेट को आप खरीदने में पैसा लगाते हैं, या एक पुराना एसेट्स खरीदें और उसको रनिंग पोजीशन में लाने के लिए जो खर्चा किए, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं समझे तो समझो। आपने कोई कार खरीदा बिजनेस के लिए, नया कार, तो जो पैसा लगाया ना वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर।
यूं समझो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वैसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आप लंबे समय तक उठाएंगे, 12 महीना से ज्यादा उठाएंगे। वैसा खर्च जिसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म्स के लिए उठाने वाले हैं, 12 महीना से ज्यादा उठाने वाले हैं, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने कार खरीदा, अब ये कार खरीदा ना, तो कार खरीदने के लिए जो आपने पैसे खर्च किए हैं वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा एग्जांपल समझो, मान लेते हैं आप सेकेंड हैंड कार खरीदें, कबाड़ी से उठा के लेते आए, स्क्रैप समझते हैं ना, स्क्रैप में गए। चाहे आप देखे होंगे पुलिस स्टेशन वगैरह में कभी कभी नीलामी होती है, जो कार वगैरह पड़ी रहती है छीनी हुई, ठीक है ना। कभी कभी बैंक वगैरह वाला जो छीन लेता है ना, जो इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं आप, तो बैंक भी नीलामी करती है। तो आपने कोई मान लो पुराना कार खरीदा और उस कार को चलने लायक उसमें जो खर्चा किया वो सारा गलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अब मान लो टायर, उसमें तेल भरवा रहे हो आप, कार में तेल भरवा रहे हो, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार में ग्रीस वगैरह डाल रहे हो, मोबिल वगैरह डाल रहे हो, वो सारा हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार में हवा भरवा रहे हो, उसके पैसे दे रहे हो, वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कार का पूरा मशीन बदल रहे हो, मान लो कार खराब हो गई थी, बंद हो गई थी, एकदम बंद हो गई थी, और उसको चलाने के लिए उसका इंजन का काम नहीं करवाना, उसका इंजन ही बदलना है, तो वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो बहुत अच्छा बताएंगे हम। जैसे मान लो एक घर खरीदा आपने, खंडहर खरीदा, खंडहर समझते हैं ना, खंडहर खरीदा घर, और उस खंडहर घर को रहने लायक बना दिया, ठीक है ना। और उसमें पहली बार पेंटिंग वगैरह भी कराया, पहली बार फर्स्ट टाइम पेंटिंग कराया और रहने लायक बनाया, तो वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल। लेकिन बार बार उसमें आप पेंटिंग करा रहे हो, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। आपने घर खरीदा खंडहर में और उसको रहने लायक बना दिया। जैसे कि मान लो आपका मशीन है, ठीक है ना, मशीन चल रहा है, हो सकता है कि उसका नट बोल्ट टूटते रहेगा, छोटा मोटा खर्चा होते रहेगा, तो जो छोटा मोटा खर्चा होता है ना, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब वो मशीन चल रहा है, उसमें अचानक से कुछ ऐसा ब्रेकडाउन हो गया जिसमें आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ खर्चा करना पड़ेगा उसको फिर से दोबारा से चालू करने के लिए, तो वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ इस प्रकार से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत पैसा लगता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कम आता है। फिर ऐसे भी समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा नहीं होता है, नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग वर्ड मैथ में आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार ना हो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं बच्चे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? जो बार बार हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? जो बार बार हो, रिकरिंग हो, ठीक है ना। जैसे सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ये तो साल में कितना बार दे रहे हैं आप, है ना। लेकिन कार खरीद रहे हैं तो क्या साल भर अब रोज रोज कार खरीदते हैं, रोज रोज बिल्डिंग खरीदते हैं, रोज रोज लैंड खरीदते हैं, रोज रोज टेलीविजन खरीदते हैं, रोज रोज कंप्यूटर खरीदते हैं? नहीं ना। तो जो रोज रोज नहीं करते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रोज रोज आप करते हैं उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आशा करते हैं आप समझ गए हैं। शॉर्ट में एकदम याद करिएगा, वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आप लंबे समय तक उठाते हैं वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए उठाते हैं, 12 महीना तक के लिए उठाते हैं, उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप एसेट में लिखाइएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाइएगा या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाइएगा। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पे एक्वायर एसेट भी नहीं है, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट भी है। इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट अभी अभी बताया, ठीक है ना। मतलब उस मशीन को चलने लायक जो खर्चा किएंगे, समझ गए बच्चे? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है purchase of machinery to manufacture goods, purchase of furniture, purchase of computer to carry on business, purchase of land, etc. ये सारे खर्चे जब करेंगे ना तो ये रोज रोज नहीं करेंगे, ये सालों में एक बार, कई सालों में एक बार खरीदेंगे। क्या आप जमीन रोज रोज खरीदते हैं?
हर मंथ खरीदते हैं नहीं ना, ठीक है ना, क्लियर हो गया। हाँ, एक बात अलग है कि जो बिल्डर है ना, उसके लिए बिल्डिंग खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बिल्डर के लिए बिल्डिंग खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सोना के दुकानदार के लिए सोना खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो उसके लिए गुड्स है, ना कि एसेट है। तो जब हम गुड्स और एसेट्स का डिफिनीशन, गुड्स का एसेट डिफिनीशन सिखाएंगे तो वहां पे और जाके क्लियर होगा। गुड्स अलग होता है, एसेट अलग होता है। गुड्स जिसको बेचने के लिए खरीदे हैं, जैसे आप किताब का दुकानदार हैं तो किताब आपके लिए गुड्स हो गया, और हम किताब के दुकानदार नहीं, हम टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो मेरे लिए किताब जो हो गया ना बच्चे, वो एसेट हो गया। पंखे की दुकानदार हैं आप, पंखा बेचना आपका काम है, तो पंखा आपके लिए हो गया गुड्स, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आप पंखा यूज करने के लिए खरीद रहे हैं तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसके आधार पे भी डिसाइड किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ गए। तो बिल्डर के लिए बिल्डिंग गुड्स है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका काम ही है रोज बेचना। हो सकता है कि हर महीना वो गुड्स घर बेचता हो, हर महीना घर खरीदता हो, लेकिन आप एक नॉर्मल बिजनेसमैन क्या रोज रोज घर खरीदता है? उसका कपड़े का दुकानदार है तो क्या रोज रोज घर खरीदता है? नहीं ना बच्चे। तो आप समझ गए होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफिनीशन आप देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, एग्जाम्पल लिख दिया है। जो आपने सामान खरीदा उसमें जो खर्चा किया, सैलरी दिया, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, टेलीफोन बिल दिया, इंटरनेट बिल दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिया, वेजेस दिया, बहुत सारा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, अनगिनत हजारों एग्जाम्पल बता सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ दिखाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, जरा इसको पढ़ लेना। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब वैसे तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाएंगे, जो बहुत लास्ट में है, उस वक्त तो आप क्लियरली समझिएगा कि डेबिट में लिखा जाता है। अभी हो सके तो आप याद कर लीजिए, काम आ जाएगा 1 नंबर के लिए, 1 मार्क्स के लिए। बस इस लाइन ही बनाना होगा। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सोन इन डैश, तो आप लिख दीजिएगा डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एक ही लाइन, इतना ही से मतलब आपको मतलब है अभी फिलहाल, ठीक है ना। अब आ गई बारी जिसका हमें इंतजार था, है ना बच्चे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बड़ा परेशान किया था नाम। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं जिसका बेनिफिट आप लोग 3 से 5 साल के लिए नॉर्मली उठाते हैं। अब इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं मान लेंगे सर, इसका तो बेनिफिट हम लोग 1 साल से ज्यादा उठा रहे हैं। बिल्कुल आप सही समझे। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये दोनों के परिभाषा में वो नहीं आता है, एकदम नहीं आता है, ठीक है ना। आप मान लो शाहरुख खान को बुलाते हैं और अपने प्रोडक्ट को लॉन्चिंग करने के लिए खर्चा करते हैं। अब मान लो इस प्रोडक्ट आपने बनाया और इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये जो अग्नि जेल का, इसी जेल का आप पेन देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए शाहरुख खान को बुला दिए हैं। अब शाहरुख खान छोटा मोटा एक्टर है नहीं, वो तो ह्यूज अमाउंट में पैसा लेगा, करोड़ों में लेगा, 20 करोड़ 25 करोड़ लेगा। तो जब आप 20 करोड़ 25 करोड़ जो खर्चा उठाते हैं, है ना, तो ये जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है ना, ये कहलाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट बहुत सालों तक नहीं, खत्म हो जाएगा इसका बेनिफिट। 3 साल 4 साल के बाद एकदम जीरो हो जाएगा। लेकिन फिक्स्ड एसेट जीरो नहीं होता है, लैंड जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये एकदम जीरो हो जाएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटेन ऑफ चार्ज इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ such expenditure will accrue in more than 1 accounting period or financial year। मतलब एडवर्टीजमेंट में आप जो खर्चा करते हैं ना, कम से कम माना जाता है कि 3 से 5 साल इसका बेनिफिट आप उठाओगे।
तो 1 साल से ज्यादा उठाओगे। तो ये बीच का पार्ट है, ना रेवेन्यू है ना कैपिटल है, ठीक है ना। तो इसका एक लौता एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, मैंने सिखाया भी है यहाँ पे कैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ होता है हर साल, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो हर साल 20-20 हजार आपने खर्चा दिखाया। ये ह्यूज अमाउंट है। आप बोल सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसको 1 साल नहीं दिखाते हैं आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे मान लो आपने 5 साल के लिए बेनिफिट उठाना है, तो 5 साल में इसको बांट दिए 1 लाख को, तो हर साल 20-20 हजार दिखा दिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू का मतलब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम। हम टर्म रेवेन्यू के बारे में बता रहे हैं। रेवेन्यू एकदम रेवेन्यू इनकम को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल other consideration arising in the course of ordinary activities of enterprise, from the sale of goods, from rendering of services, and from the use of others enterprises resources yielding interest, dividend etc. एकदम वही बात जो पहले समझाया है वही लिखा हुआ है। ये कहना चाह रहा है जो हम बता दे रहे हैं। रेवेन्यू मतलब होता है वो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। रेवेन्यू का मतलब होता है वो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो मतलब पैसा का आना बिजनेस में, या रिसीवेबल मिलने वाला है, आज नहीं आया तो बाद में मिलने वाला है, रिसीवेबल है। कहां से? ऑर्डिनरी बिजनेस से, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? मेन लाइन बिजनेस से। मेन लाइन बिजनेस का मतलब क्या होता है? कपड़े की दुकान है तो कपड़ा बेचना आपका मेन लाइन बिजनेस है। मेडिसिन का दुकान है तो मेडिसिन बेचना मेन लाइन बिजनेस है। तो मेन लाइन बिजनेस से इनकम आए, सर्विसेज देने से इनकम आए, या आपने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे आपको इंटरेस्ट आए, डिविडेंड आए। डिविडेंड अभी समझाया ना। तो ये सारे पैसे को हम रेवेन्यू बोलते हैं। क्लियर हो गया है ना। अब हम इसलिए बता रहे हैं अभी रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू और इनकम दोनों अलग अलग चीज है। वो बताने के लिए रेवेन्यू अलग है, इनकम अलग है। बहुत सारे बच्चे रेवेन्यू को इनकम समझ लेते हैं। भाई रेवेन्यू मतलब भी आना, इनकम भी मतलब आना। नहीं बच्चे, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट ये सब अलग अलग चीज है। इनकम के अंदर ही आता है प्रॉफिट। मतलब एक तरह से ये दोनों सेम है, लेकिन रेवेन्यू इनकम दोनों अलग अलग चीज है। अब रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंसेस है जरा समझ लो। जितना भी आपने रेवेन्यू कमाया उसमें से आप खर्चे घटा दो तो जो आता है उसको बोलते हैं इनकम। यहां देख लो, amount received against sale of goods or services rendered is revenue, and cost of sale of goods or services is an expense. The difference between revenue and expense is income. क्लियर हो गया। मतलब आप रेवेन्यू और इनकम को तुलना नहीं कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। जैसे हम एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ये पेन खरीदा ना, तो 8 रुपए में खरीदा, बेचने के लिए खरीदा है। अब इस पेन को आपने 10 रुपए में बेच दिया, तो आपने जो 2 रुपए कमाया ना, इसी को बोला जाता है इनकम। यू समझो, इसी को बोला जाता है प्रॉफिट। लेकिन ये जो 10 रुपया आपको सीधे सीधे आया, इसको बोला जाता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब ग्रॉस फिगर हो गया। अब टोटल कितना कमाए, अपने सामान बेच के पैसा, मान लो आपने 10 पेन बेचा, 10 पेन बेचा, और एक पेन का 10 रुपया दाम है, तो 10 पेन से आपको 100 रुपया आया, ठीक है ना। 10 पेन से कितना आया बच्चे? 100 रुपया। और मान लो पेन आपने 8 रुपये में खरीदा था, तो 10 पेन का दाम कितना हो गया? 80। तो 20 रुपया आपका क्या हो गया? इनकम। और 100 रुपया क्या हो गया बच्चे? आपका रेवेन्यू।
रेवेन्यू एक तरह से सेल को भी रिप्रेजेंट करता है। आप आगे जानोगे कि रेवेन्यू का मतलब सेल भी होता है। एकदम सीधे तौर पे आप बोल सकते हो रेवेन्यू का मतलब सेल होता है, लेकिन चूंकि सेल के अलावा भी इसमें कुछ इनकम जोड़ा जाता है, जैसे कि आपने यहीं पढ़ा कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी से पैसा आया तो वो सेल करके पैसा आया, लेकिन आपने फिक्स डिपॉजिट किया। ये आपका काम नहीं है फिक्स डिपॉजिट करना। आपका कपड़े की दुकान है तो आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कपड़ा बेचना है, ना कि फिक्स डिपॉजिट करना है, ना कि उसको इन्वेस्टमेंट करना है। आपने पैसा लगाया है कपड़े बेच के पैसा कमाने के लिए, ये नहीं कि फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपने बिजनेस कर रखा है। तो मेन लाइन बिजनेस से जो इनकम होता है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो इनकम होता है, पैसा का इनफ्लो होता है या पैसा मिलने वाला होता है, उसी को रेवेन्यू नहीं बोलते हैं, उसको भी रेवेन्यू बोलते हैं। जो इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट के रूप में आया, डिविडेंड के रूप में आया, हम उसको भी रेवेन्यू बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ रेवेन्यू केवल सेल को नहीं बोला जाता है, रेवेन्यू सबको मिला के बोला जाता है। जो भी पैसा आपके बिजनेस में किसी भी प्रकार से आ गया वो सारा रेवेन्यू है। क्लियर हो गया बच्चे? तो रेवेन्यू और इनकम को एक नहीं समझिएगा, एकदम अलग अलग समझिएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको दो चीज तो एकदम 100% क्लियर किया। सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद मैंने आपको क्लियर किया कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना? तो सब एग्जाम्पल आप लाइन से देख लीजिएगा जरा। ये भी नोट्स आपको नहीं बोले थे, आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। खैर, तो कहने का मतलब है बच्चे, मैं आपको आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोला जाता है, कैपिटल रिसिप्ट किसको बोला जाता है। ठीक है बच्चे? तो बस ये मोटा मोटी डिफरेंस समझिए। कैपिटल का मतलब जो बार बार ना हो, नॉन रिकरिंग हो, और रेवेन्यू का मतलब जो बार बार हो, रिकरिंग हो, या पैसा बार बार आए या खर्चा बार बार हो, तो वो हो गया रेवेन्यू। जो पैसा बार बार ना आए, जो बार बार आप खर्चा ना करें, वो हो गया कैपिटल। तो कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना? अब रेवेन्यू अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है, एक्सपेंस अलग है, इनकम अलग है। इन सभी चीजों को हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन आज तक के जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है उसके बेसिस पे आप जर्नल बना सकते हैं। लेकिन अभी कुछ लेक्चर्स में मैं आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एकदम कंप्लीट खत्म करूंगा, फिर आपको जर्नल एंट्री थोड़ा प्रैक्टिकल में आऊंगा। चूंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 11th है, तो थोड़ा थ्योरी आपको पढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी है। नहीं तो आप 12th में कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ बनाने वाला पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? तो फिर मिलते हैं। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं अगर आपको पसंद आ गया तो। मिलते हैं बच्चे, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।